1991 में हमने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन किया। एंथ्रोपोलॉजी आपने क्यों चुना? लगभग 25 दिन में ही तैयारी की। इस फील्ड में किस प्रकार के चैलेंजेस जो है आते हैं जी? तो आपको मेहनत भी करना है, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल भी अच्छी होनी है, आपको टाइम का सेंस है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे एक्शन हैं सब टाइम बारिंग होते हैं। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल एडवाइज़र रहे, और शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा ज़िंदगी में जो अपनी बेटी की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए पीएफ से पैसा विड्रॉ नहीं किया हो। जो आपको आंसर लिखने में काम आए उस लाइन पर पढ़ाते हैं, और हम बहुत कम पैसे में अब कुछ लोगों को ऐसे भी पढ़ा देते हैं। जितने सहज ढंग से इन्होंने समझाया, हमको लगता है उसके लिए 25 दिन भी काफ़ी था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ अभय सर है जो कि IRS रह चुके हैं, और एक तरफ उनके ही टीचर जिन्होंने उन्हें पढ़ाया हमारे साथ विजय सर बैठे हैं, जो कि करोल बाग में एंथ्रोपोलॉजी जो मेंस की तैयारी होती है उसके रिलेटेड कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले सर, विजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। सर, मेरा आपसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये सवाल रहेगा कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में, कि आपने मुख्य जो शिक्षा थी वो कहाँ से की, आप कहाँ से आते हैं, और किस तरीके से UPSC का जो पूरा सफ़र था वो तय किया आपने। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के ग्रामीण अंचल में जो स्कूल हैं उन्हीं के मार्फत हुई, और मैंने BIT मेसरा से B फार्मा किया 1985 में। उसके बाद UPSC हमारी कोई प्राथमिकता नहीं थी, क्योंकि BIT मेसरा में जो एक माहौल था वहाँ UPSC का माहौल नहीं था, लोग अमेरिका जाते थे। अच्छा। और घर की परिस्थिति के अनुसार एक जॉब करने का भी दबाव था। तो उन दिनों में 1986 में मैं दिल्ली में एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टैबलेट सेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के रूप में काम कर रहा था। तभी BPSC का भी परीक्षा के लिए आवेदन दिया था, और उसमें फार्मेसी बैकग्राउंड होने के चलते हमारे पास सब्जेक्ट ऑप्शनल रखने के चैलेंजेस तो थे। तो उसमें हमने केमिस्ट्री और हिस्ट्री और एग्रीकल्चर 3 सब्जेक्ट रख के BPSC देके और फिर निकल गए। BPSC के रिज़ल्ट निकलने में काफ़ी देर होती थी। 1988 में हमने परीक्षा दिया और 1990 में उसका रिज़ल्ट निकला, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के रूप में मेरा चयन हुआ। और उसी समय हमने UPSC भी देने के लिए प्रयास किया, जब चौधरी देवीलाल जी वो प्रधानमंत्री बने, और उनके ही कारण एज बढ़ाया गया, 26 से 28 किया गया। तो इसके चलते हम एलिजिबल हो पाए। और उस समय भी फिर एक संकट आया, कौन सा पेपर रखें। तो हमने इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स में रखा, और तदुपरांत मेन में एंथ्रोपोलॉजी और हिंदी विषय चुना, और उससे परीक्षा दिया। 1991 में हमने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन किया, और तब से निर्बाध रूप से 32 साल की लगभग सेवा के बाद 31 जुलाई 2023 को अवकाश प्राप्त किया है। ठीक है सर। एंथ्रोपोलॉजी आपने क्यों चुना? आपने मेंस में एंथ्रोपोलॉजी रखने का कारण क्या था? मूल रूप से एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस कंटेंट था वो काफ़ी देखने में छोटा लगा था, हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। तो ऐसा एक्चुअल में हुआ जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो छोटा था, या फिर बहुत वास्ट सिलेबस था? पहले तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने LP विद्यार्थी का वो पढ़ना शुरू किया। उनका कोई किताब था, फिर उसमें एक प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन था। फिर उसमें कुछ जवाहर वालों से एक मटेरियल लेके मेरा छोटा भाई आया था दिल्ली से। अच्छा। तो वो लेके गया था, लेकिन वो सब काफ़ी, उसके वर्ड्स बड़े कॉम्प्लेक्स थे। LP विद्यार्थी बहुत क्लिष्ट लगता था,
और एक नॉन जो सोशल स्टडीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए एक चैलेंजिंग चीज़ तो था ही। और तब मैं घूम रहा था इधर उधर कि कहीं अब किससे पूछें, और चूँकि बीआईटी मेसरा में यूपीएससी के लिए कोई क्रेज या ट्रेंड नहीं था, तो हमारे बहुत सारे मित्र नहीं थे, रेगुलर यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई नहीं की थी। तभी अखबार में एक छोटा सा विजय आईएएस करके हमने एक दिन देखा जी। तो सोचे कि ट्राई करते हैं। और फिर शायद राजेंद्र नगर में, राजेंद्र नगर में, वहाँ राजेंद्र नगर पटना में भी है, पटना में हाँ। वहीं पे उसमें गए और राजेंद्र नगर में मिले। हमारी कोचिंग थी। अच्छा। तो अभय जी फिर आए मिलने के लिए, और इन्होंने कहा कि सर एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस मैंने देखा है बहुत छोटा है, तो क्या हम कर सकते हैं। तो हम बोले देखिए यूपीएससी में सफलता तो बहुत भाग पर है, लेकिन मैं आपको एंथ्रोपोलॉजी करा दूंगा। और इन्होंने बहुत कम शॉर्ट समय में लगभग 25 दिन में ही तैयारी की। अच्छा। अपने से आप 25 दिन में आपका यह तैयारी वाला, मैंने सर से जब मैं आ रहा था रास्ते में, सर ने बताया कि आपने सिर्फ मात्र 25 दिनों में मेंस की तैयारी की। एक्चुअली देखिए यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोग हैं जो कि भ्रमित करने के लिए बोलते हैं 60 दिन में तैयारी करते हैं, 30 दिन में तैयारी कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा होता भी नहीं है। बहुत सारे आप जैसे छात्र होते हैं जो कम समय में जो तैयारी है वो कर लेते हैं। तो ये जो 25 दिन में तैयारी आपने की, वो सफ़र कैसा रहा, और उसके लिए जो आपने अप्रोच यूज़ की या जो आपने स्ट्रेटजी थी वो आपने क्या रखी? इसका पूरा श्रेय तो विजय जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताया तो मुझे समझने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि हमने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी पढ़ रखा था। जेनेटिक्स में भी हमारी काफ़ी दिलचस्पी रही थी जब हम इंटरमीडिएट के छात्र थे। तो इन्होंने जो इवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चलता है कि हर चीज़ जो कॉम्प्लेक्स है वो कहीं ना कहीं सिंपल से उसकी शुरुआत हुई है। तो अगर ये मानवों के समुदाय में देखा जाए तो विजय जी ने ऐसा उसको आसान कर दिया कि ट्राइबल सोसाइटी को एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आदमी की जो इनिशियल जो सभ्यता थी, आरंभिक सभ्यता थी, ये आज उसी के तो प्रतीक हैं, ये उसी तरह से रहते थे जी। तो उस तरह के सामाजिक संगठन में, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसकी जो सामाजिक संरचना थी वो कैसी थी। सामाजिक के बाद फिर जो आर्थिक, जीवन में 3 जो ध्रुव होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सामाजिक कोऑर्डिनेट्स में आपका जन्म है, संस्कार है, शिक्षा है। आर्थिक में जो भी आप अपने जीवन के लिए, कार्यकलाप के लिए जो आर्थिक गतिविधियां करते हैं, उनमें किस तरह से जो व्यवहार है, ट्रांजैक्शंस है, उसके क्या नियम हैं। और जो राजनैतिक है, उसमें एक जब संगठित समाज रहता है तो एक समाज को किस तरह से आगे उसको रूल किया जाए, एक उसके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तीनों चीज़ जो प्रिमिटिव सोसाइटी में जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था वो इवोल्यूशनरी थ्योरी पे कसने के बाद मुझे काफ़ी बहुत ही लॉजिकल लगा। और उसमें इनका अप्रोच कि जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना, डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो 2-4 लाइन में ही सारा फंडा समझ में आ गया कि ट्राइबल सोसाइटी इज ए सिंपल सोसाइटी बिकॉज दे हैड टू फेस द टफ challenges of the nature. They had to be together to have faced those challenges. तो उनमें किस तरह का सोशल कोऑपरेशन होता उन चैलेंजेज को निपटाने के लिए, जो आर्थिक संकट आता, जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती थी, उसमें उसको वो लोग कैसे फेस करते थे, और उसके इर्द गिर्द उनके इंस्टीट्यूशंस कैसे बने थे। और लगभग जो उसका कंटेंट था एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट का, वो सब के सब उसी कसौटी पर आते गए। तो हमने लगभग जो उसका आंसर था सबको उसी टाइप से दिया। और अनफॉर्चुनेटली एक क्वेश्चन का अभी भी याद है कि उसका समय की कमी के कारण हम पूरा उसको कवर नहीं कर पाए, लेकिन उसमें इंडिकेशन दे रहे थे कि कहाँ एंड करेंगे मतलब, लेकिन पूरा शायद 250 वर्ड में था उन दिनों में।
75 शब्द, 150 शब्द, 250 शब्द, इस तरह से लिखने की मर्यादा रहती थी। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट भी चूँकि हमने इंटरमीडिएट में मेरा बायोलॉजी भी था, जेनेटिक्स पढ़े थे, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सोशियो कल्चरल पार्ट जितने सहज ढंग से इन्होंने समझाया, हमको लगता है उसके लिए 25 दिन भी काफ़ी था। अच्छा, ठीक है सर। आप बताइए सर, थोड़ा सा आपसे सवाल कि एज अ स्टूडेंट जब अभय सर आपके पास आए थे तो समय की भी बहुत कमी थी उस समय, तो आपने किस तरीके का अप्रोच जो है वो यूज़ किया इनकी प्रिपरेशन कराने में? और जैसे कि बच्चे आज भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी जो है सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे? एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी में मोर देन 70% जो पार्ट है वो ट्राइबल रिलेटेड है। और आज भी इन्होंने जो बताया कि ट्राइबल लाइफ का जिस्ट है कॉपरेशन बेस्ड, वो हर नेचर हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं, हिल फॉरेस्ट इन्वायरमेंट है, और हिल फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में कॉपरेशन ज़रूरी है, एंड कॉपरेशन के इर्द गिर्द ही इनका सारा सिस्टम रिवॉल्व करता है। और इन्होंने आपको बताया आज भी उस चीज़ को, ये इस बात को बता रहे हैं कि उसी कसौटी पर हमने सारा चीज़, सारे उसका इकोनॉमिक सिस्टम, उसका पॉलिटिकल सिस्टम, उसका और जितना सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम, ऑल रिवॉल्व अराउंड कॉपरेशन। और इन्होंने कहा कि सोशल कल्चरल पार्ट तो हम उसी कसौटी पर लिखे, और आज भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि उसी डायमेंशन पर सारा आंसर हो जाता है। सर 32 साल आपने देश को अपनी सर्विसेज दी हैं। इस 32 साल में एक ऐसा मोमेंट आता है जो बहुत अच्छा हो, और एक ऐसा मोमेंट आता है जो आपको लगता हो कि ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। तो ऐसे मोमेंट्स आए हैं आपकी लाइफ में पूरी सर्विस के दौरान? कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपको लगता है कि ये मोमेंट मेरी सर्विस का सबसे बेस्ट मोमेंट है? नहीं, जब आप सर्विस में होते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि एक लार्जर जो सोसाइटी है उसके बेनिफिट के लिए काम करते हैं जी। जो पॉलिसी मैटर होते हैं, जो प्रोसीजरल मैटर होते हैं, या जो लोगों को उस सरकारी विभाग से उसके उदासीनता के कारण या उसके एक्सेसिव या अंडर वर्किंग के कारण जो तकलीफ़ है उसके निवारण के लिए। तो अगर आपका दृष्टिकोण सही है और आप एक उस पर्पस से काम करते हैं, तो कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं आती है कि कोई एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जिससे आप जूझ रहे हों, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं। ये बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन है जी। सदियों पुरानी संस्था है, सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉज सब डिमार्केटेड हैं, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल के साथ चलें, आप उससे अगर एक्सेंट्रिक ना हो तो लगभग हर क्षण आप इंजॉय करते हैं। आपने बताया कि आपको चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो इस फील्ड में किस प्रकार के चैलेंजेस जो है आते हैं? जो यूजुअली जो अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्रैक करके जाता है यूपीएससी, तो आईआरएस बनने के बाद किस तरीके के चैलेंजेस जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको फेस करने पड़ते हैं? आईआरएस पर से ये सर्विस बेसिकली ऑफिसर ओरिएंटेड सर्विस है, जिसमें सारी जिम्मेवारी ऑफिसर की होती है जी। ये आईएएस या आईपीएस की तरह नहीं है जहाँ पे बहुत सारे मैन पावर हैं वो करते हैं और आप उसको बहुत ऊपर के लेवल से सुपरिंटेंडेंट कर रहे हैं। चूँकि क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में काम करना पड़ता है, सीपीसी के प्रावधानों के तहत काम करना पड़ता है, इसलिए जो ऑफिसर काम करता है असिस्टेंट कमिश्नर के पद से शुरू करता है, वो तमाम उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये उसके अपने डिसीजन होते हैं, केस को एनालाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना और एप्रोप्रिएट टैक्स के लेवल तक लोगों को लाना, ये इसका मुख्य पर्पस है। तो इसमें शुरुआती दौर में ही आपको इतना काम करना पड़ता है, जिसको हम लूज कॉलिक्यल लैंग्वेज में बोलते थे कि इतनी हमाली करनी पड़ती है कि आदमी घिस जाता है। तो जो एक अफसरी का जो वो है जिसमें कि आप यूँ सिर्फ सब बन बना के आए और आपने एक सिग्नेचर लगा दिया,
उससे बहुत ही डिफरेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है, और जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हर चीज़ के लिए आपकी है। आप इसको नीचे किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको मेहनत भी करना है, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल भी अच्छी होनी है, आपको टाइम का सेंस है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे एक्शन हैं सब टाइम बारिंग होते हैं उसमें। कोई 1 साल में एक्सपायर करेगा, कोई 6 महीना में एक्सपायर करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी इसका एक बहुत बड़ा एसेंस है। तो दिमाग में वो सब इनग्रेंड हो जाता है प्रोसेस कि आपको एक टाइम के तहत जिस चीज़ को आपने शुरू किया एक टाइम के तहत आपको ख़त्म करना पड़ेगा जी। आप उसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते हैं साल दर साल। तो उसका एक बहुत बड़ा फॉल आउट ये है कि आपका जो मेंटल फैकल्टी है वो टाइम डिसिप्लिन के साथ ट्रेन होता है। डिपार्टमेंट से बाहर भी हमने डेपुटेशन पर भी काम किया और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल एडवाइज़र रहे। वहाँ एक दूसरी तरह की भूमिका थी, क्योंकि मैं ऊपर संगठन में काफ़ी ऊपर के पद पर था, और तब उस समय जो दिमाग में मुख्य तौर पे जो बात रहती थी कि 5 करोड़ मज़दूरों का पैसा है और हम उसका एक ट्रस्टीशिप में उसको होल्ड कर रहे हैं जी। और शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा ज़िंदगी में जो अपनी बेटी की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए पीएफ से पैसा विड्रॉ नहीं किया हो। जी। तो ऐसे असंख्य परिवार हैं देश में, करोड़ों परिवार हैं जिनके लिए पीएफ की बड़ी अहम भूमिका थी। जी। तो पीएफ के रिटर्न्स भी अच्छे हों और उनको अच्छा रिटर्न मिले, इसके लिए हमने काफ़ी 2 चैलेंजिंग काम जो इसमें था वो किए। उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक बड़े मैक्रो लेवल पर जो किस तरह से चैलेंजेज है एक नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को जब आप ऑलमोस्ट हेड करते हैं तो उस समय क्या क्या चैलेंजेज होते हैं, किस तरह से, क्योंकि हम सब एक प्लूरल सोसाइटी में रहते हैं। जो हम बोलते हैं वही सही नहीं है, औरों के भी विचार होते हैं। जी। उन सारे विचारों को समाहित करके उसमें एक दिशा देना, एक प्रतिगामी दिशा में चीज़ों को ले जाना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। जी। मेरा एक सर आपसे सवाल है, जैसे कि अभी इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं जो एंथ्रोपोलॉजी और यूपीएससी में मेंस में एंथ्रोपोलॉजी रखेंगे वो आपसे जुड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि 35 साल का लगभग आपका एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारे आईएएस, आईआरएस, आईपीएस ऑफिसर्स आपने पढ़ाया उन्हें और वो अभी सर्विसेज दे रहे हैं। सर जैसे कि रिटायर हो चुके हैं और भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जो सर से पढ़ चुके हैं और आज अपनी देश को जो है सेवा देने के बाद रिटायर हो चुके हैं। तो अगर सर जुड़ना चाहे कोई स्टूडेंट विजय सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, कैसे जुड़ सकता है? अभी मैं करोल बाग में क्रोमा बिल्डिंग के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। तो हमारी कोचिंग के साथ खासियत है कि हम क्वेश्चन आंसर पैटर्न में पढ़ाते ही हैं जी। ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज नहीं पढ़ाते, यूजेबल नॉलेज जो आपको आंसर लिखने में काम आए उस लाइन पर पढ़ाते हैं। और निश्चित तौर पर अभी भी लड़के जो हैं वो कम दिनों में पढ़ के क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे सचिन पवार, महाराष्ट्र का लड़का, ज्योग्राफी 4 साल ज्योग्राफी से दिया, फिर चांस में उसने एंथ्रोपोलॉजी लिया। वो मात्र 1 महीने में 6-7 घंटा करके कोर्स पूरा किया और वो 444 रैंक लाया। बीइंग एससी उसको अभी उड़ीसा में आईएएस कैडर मिल गया। दूसरी बात है कि मेरा ऐसा नहीं है, रीफीस का कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। एक बार बच्चा एडमिशन ले लिया तो उसके साथ मेरा संबंध, ठीक है, मतलब बार बार वो हाँ, जब कभी भी जब नहीं है, जब तक बच्चा क्वालिफाई नहीं करता है, दैट इज माय कंसर्न। ओके, मतलब कि एक बार अगर कोई एनरोल हो जाता है उसके बाद सर की जिम्मेवारी है, हाँ। जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे आपको दोबारा जो है फीस, हाँ। दोबारा क्या फीस पे करने की जरूरत ही नहीं है नहीं। बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे बहुत मध्यम वर्ग के बच्चे रहते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं और सच में आजकल आप देख रहे हो यूपीएससी कोचिंग की जिस तरीके से फीस बढ़ गई है। ऐसा है कि हम वैसे बच्चे, मैं कहता हूँ कि तुम अगर पैसे की तंगी है, लाचारी है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये पेरेंट की स्थिति पर निर्भर करता है। बच्चा केवल चीटिंग ना करे, ऑनेस्ट हो, तो जो अगर उसको दिक्कत है तो जरूर हम उसको कंसीडर करते हैं। और हम बहुत कम पैसे में अब कुछ लोगों को ऐसे भी पढ़ा देते हैं।
तो देखिए, एक चीज़ हम कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए कि सर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं या स्क्रीन पे भी डाल देते हैं। तो आप लोगों को कोई भी बच्चा हो, गाइडेंस भी चाहिए, ज्वाइन करना है सर को, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और गाइडेंस के लिए आप विजिट भी कर सकते हो। जैसे कि सर ने बताया, ऑफिस का एड्रेस क्रोमा स्टोर है, उसके ऊपर है। सर लास्ट क्वेश्चन इस इंटरव्यू का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत सारी बातें हमने कैमरा पे उतनी सारी बातें नहीं की जितनी पहले बातें हो चुकी थी। तो इन एज अ पर्सन भी आप बहुत नाइस है। मैं इस तरीके से इमेजिन कर सकता हूँ कि आपकी सर्विस कितनी अच्छी रही होगी। काश और टाइम होता और जानने का मौका मिलता, लेकिन ठीक है। एक सर लास्ट क्वेश्चन, मिथ्स रहते हैं स्टूडेंट के यूपीएससी को लेकर, उसके बारे में बता दीजिए। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको उत्साहित करने के लिए कुछ 2 लाइनें आप सुना दीजिए हमारे बच्चों के लिए। बस चूँकि आदमी स्वप्नदर्शी है और आपने भी अपने आँखों में एक सपना रखा है, सपने को यथार्थ में बदलने के लिए श्रम की आवश्यकता तो है ही। थोड़ा भाव पक्ष को भी प्रबल रखें, थोड़ा विश्वास भी रखें, निश्चित तौर पे उसमें आप सफल होंगे। अगर आँखों में सपना है तो सपना तो मिलके ही रहेगा, सपने को आप हासिल कर सकते हैं। जी, ये था हमारा आज पूरा इंटरव्यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में, जैसे कि मैंने बताया, विजय सर से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल करके सर से किसी प्रकार की भी गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हो। यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।